एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। जब सादुल्लाह ने शापरी और समीना को बताया कि रात उन्हें दूसरे मकान में गुजारनी पड़ेगी तो समीना की चट्टी हिस्स ने उसी वक्त खतरे की घंटी बजा दी। शापरी का माथा भी ठनका था, लेकिन बहरहाल उनमें से किसी ने भी कोई एतराज न किया। सादुल्लाह उन्हें दूसरे मकान में ले आया। एक कमरे में चटाई पड़ी हुई थी। सादुल्लाह ने चटाई पर एक चादर बिछा दी और दो पुराने से कंबल उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिए। लालटेन उसने कमरे के एक कोने में रख दी थी। बोला, अब तुम लोग सो जाओ, मगर सुबह जल्दी उठ जाना। मैं बस्ती तक छोड़ने के लिए तुम लोगों के साथ जाऊंगा। जहां कोई खतरा नहीं है, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। सादुल्लाह चला गया। समीना ने दरवाजे के करीब आकर बाहर झांका। उन दोनों मकानों के दरमियान तकरीबन 50 गज का फासला था। सुर्ख रंग का एक खटारा सा छोटा पिकअप ट्रक भी समीना ने बाहर खड़े हुए देख लिया था। पहले मकान में बैठे हुए उसने इसी गाड़ी की आवाज सुनी थी। उसने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और खिड़कियां देखने लगी। एक दरवाजा और खिड़की अंदर सहन की तरफ खुलती थी। सहन का दरवाजा मकान के दूसरी तरफ था। समीना ने कमरे का दरवाजा और खिड़की बंद कर दी। खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था और उसकी जगह एक गत्ता लगा हुआ था। दूसरी खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। उसके तमाम शीशे सलामत थे। दरवाजा और खिड़कियां बंद होने के बावजूद कमरे में घुटन का एहसास नहीं हो रहा था। वो दोनों चटाई पर बिछी हुई चादर पर लेट गईं और कंबल ओढ़कर बातें करने लगी। कोने में पड़ी हुई लालटेन जलती छोड़ दी गई थी। शापरी तो बातें करते करते सो गई थी, लेकिन समीना को नींद नहीं आ रही थी। उसने सादुल्लाह के चेहरे पर जो तासुरात और उसकी आंखों में जो चमक देखी थी, उसने उसकी नींद उड़ा दी। उसने अगरचे सादुल्लाह और उसकी मां के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी थी, लेकिन वो समझ गई थी कि सादुल्लाह उन्हें अलग मकान में क्यों सुलाना चाहता है। उसकी नीयत में फतूर था और समीना को यकीन था कि वो आज रात कुछ न कुछ करने का इरादा रखता है, और इसी वजह से समीना को नींद नहीं आ रही थी। उसने गर्दन घुमाकर शाहपरी की तरफ देखा। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत नजर आ रही थी। वो गहरी नींद में थी। समीना कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर उठकर उस खिड़की के करीब आ गई जो बाहर की तरफ खुलती थी। उसने आहिस्तगी से चिटखनी हटाकर खिड़की का एक पट खोल दिया। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। खिड़की खुलते ही हशरातुल अर्ज की आवाजें उसकी समात से टकराईं। वो चंद मिनट तक वहां खड़ी तारीकी में घूरती रही, फिर खिड़की बंद करके दोबारा अपनी जगह पर लेट गई और कंबल सीने तक खींच लिया। बेहद थकी हुई होने के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके बरक्स उसके दिमाग में एक बेचैनी सी भरी हुई थी। लेकिन किसी ने सच कहा है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। बिलाखिर समीना की भी आंख लग गई। दफतन घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसे अंदाजा नहीं था कि ये रात का कौन सा पहर था। उस पर नींद का दबाव था और दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। उसने शाहपरी की तरफ देखा। समीना ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही उसकी आंखें दोबारा खुल गईं। उसकी समात से हल्की सी आवाज टकरा रही थी, जैसे कोई किसी चीज को उसकी जगह से उठाने की कोशिश कर रहा हो। वो चंद सेकंड तक उसी तरह बेहिस्सो हरकत लेटी रही। उसने बहुत मोहतात अंदाज में जरा सी गर्दन घुमाकर बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की की तरफ देखा। बाहर तारीकी होने के बावजूद उसे अंदाजा हो गया कि वहां कोई नहीं था। उस वक्त आवाज भी रुक गई थी। उसने चंद सेकंड वो आवाज सुनने की कोशिश की, फिर आंखें बंद कर लीं। तकरीबन 2 मिनट गुजर गए। समीना का जहन एक बार फिर नींद में डूब रहा था कि एक बार फिर उसकी आंख खुल गई। इस मर्तबा उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई दबे कदमों कमरे में चलने की कोशिश कर रहा हो। वो आवाज उसके करीब आकर रुक गई और वो सांस रोके बेहिस्सो हरकत लेटी रही। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये उसका वाहिमा नहीं था, कोई उसके करीब मौजूद था। उसकी सांसों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी और फिर उसे यूं लगा जैसे शाहपरी के ऊपर से कंबल हटा दिया गया हो। उस वक्त शाहपरी करवट लेकर उससे कुछ दूर हट गई। समीना ने भी यूं हरकत की जैसे करवट ले रही हो। उसने कंबल अपने ऊपर से हटने न दिया। उसके साथ ही उसने आंख में जरा सी झर्री पैदा करके देख लिया। सादुल्लाह शाहपरी के करीब बैठा हुआ था। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर खबासत के तासुरात साफ नजर आ रहे थे। उसके बाएं हाथ में पिस्तौल था और दायां हाथ वो शाहपरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा था। समीना ने बड़े मोहतात अंदाज में कंबल के अंदर ही अंदर पतलून का पांचा ऊपर सरकाकर पिंडली से बंधा हुआ खंजर निकाल लिया और उसके दस्ते पर गिरफ्त जमाकर आने वाले लम्हों का इंतजार करने लगी। उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा।
शाहपरी की आंख खुल गई थी। वो सादुल्लाह को देखकर खौफजदा सी हो गई। उसने चीखने की कोशिश की मगर सादुल्लाह ने फुर्ती से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और पिस्तौल उसके चेहरे के सामने करते हुए सरगोशी में बोला, खामोशी से उठकर मेरे साथ चलो वरना गोली मार दूंगा। शाहपरी की आवाज घुट कर रह गई। समीना सूरत हाल को समझ रही थी। उसने कंबल के अंदर ही खंजर के दस्ते पर गिरफ्त दुरुस्त की, फिर बड़ी आहिस्तगी से हाथ कंबल से बाहर निकाला और बिजली की सी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पलट कर सादुल्लाह पर हमला कर दिया। सादुल्लाह के लिए ये सूरत हाल बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। वो समझ रहा था कि समीना गहरी नींद सो रही है। वो शाहपरी को पिस्तौल के जोर पर दूसरे कमरे में ले जाकर अपनी गंदी ख्वाहिश पूरी कर लेगा, लेकिन मामला उसके बरक साबित हो रहा था। खंजर की नोक सादुल्लाह की कोहनी से जरा ऊपर बाजू में पेवस्त हो गई। सादुल्लाह के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो अपनी जगह से इस तरह उछला था कि पिस्तौल भी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। समीना ने कंबल को अपने ऊपर से उतार कर दूर फेंक दिया और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसने एक बार फिर खंजर से वार किया। सादुल्लाह इस मर्तबा भी हमले के लिए तैयार नहीं था। खंजर उसके कंधे पर लगा। वो एक बार फिर चीख उठी। शाहपरी भी एक झटके से उठकर खड़ी हो गई थी। वो चंद लम्हे खौफजदा सी नजरों से देखती रही, फिर उसकी आंखों में खून उतर आया। इस दौरान समीना एक बार फिर सादुल्लाह पर हमला कर चुकी थी, लेकिन इस मर्तबा सादुल्लाह ने उसका खंजर वाला हाथ पकड़ लिया और गालियां बकते हुए उसके हाथ से खंजर छीनने की कोशिश करने लगा। खंजर तो समीना की गिरफ्त से निकलकर एक झटके से दूर जा गिरा, लेकिन वो खुद सादुल्लाह की गिरफ्त में आ गई। सादुल्लाह बहुत ताकतवर था। उसने एक जोरदार घूंसा समीना के मुंह पर मारा और समीना के मुंह से हल्की सी चीख निकली। एक तरफ खड़ी हुई शाहपरी समीना की चीख सुनकर जैसे होश में आ गई। उसने आगे बढ़कर सादुल्लाह के बाल पकड़ लिए और उसे जोर जोर से झटके देते हुए पीछे खींचने लगी। सादुल्लाह ने उसकी पसली पर कोहनी से जोरदार वार किया। शाहपरी कराह कर पीछे उलट गई। उसे सीने में सांस रुकता हुआ सा महसूस होने लगा। वो कुछ देर तक सीना सहलाती रही। वो अपनी जगह से उठना ही चाहती थी कि उसकी नजर खंजर पर पड़ गई, जो उससे 3-4 फुट के फासले पर पड़ा था। उसने लपक कर खंजर उठा लिया और एक लम्हा जाया किए बगैर सादुल्लाह पर हमला कर दिया। खंजर सादुल्लाह की पुश्त पर रीढ़ की हड्डी के करीब पेवस्त हो गया। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो समीना को छोड़कर पीछे पलटा, लेकिन शाहपरी ने उसे संभलने का मौका न दिया और पै दर पै उस पर खंजर से वार करती रही। उसकी आंखों में खून उतर आया था और जुनून सतारी हो गया था। सादुल्लाह को संभलने का मौका नहीं मिल सका था। शाहपरी पै दर पै उस पर खंजर से वार करती रही। सादुल्लाह चीखता और फर्श पर लौटता रहा, लेकिन शाहपरी ने उस वक्त तक हाथ नहीं रोका जब तक वो बेहिस्सो हरकत नहीं हो गया। शाहपरी पर अब भी जुनून तारी था। समीना ने आगे बढ़कर उसके हाथ से खंजर ले लिया। शाहपरी चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर उससे लिपट कर रोने लगी। समीना ने उसका कंधा थपथपाया, फिर उसे लेकर उस जगह से चंद कदम पीछे हट गई। कमरे में खून बिखरा हुआ था। शाहपरी की कमीज पर भी खून लगा हुआ था। समीना ने खंजर साफ करके अपनी पिंडली पर बांध लिया और शाहपरी की चादर उठाकर उसके कंधे पर डाल दी। वो शाहपरी की तरफ देखते हुए बोली, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर कमरे का जायजा लेने लगी। कमरे के दोनों दरवाजे बंद थे, लेकिन आंगन की तरफ वाली खिड़की खुली हुई थी। अब ये बात उसकी समझ में आ गई कि सादुल्लाह कमरे में किस तरह दाखिल हुआ था। उस खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था और उसकी जगह गत्ता लगा हुआ था। उसने गत्ता निकाल कर खिड़की खोल ली थी और कमरे में दाखिल हुआ था। समीना ने शाहपरी का हाथ पकड़ लिया, बोली, चलो अब देर न करो। शाहपरी ने चादर अपने ऊपर दुरुस्त की और समीना के साथ बाहर वाले दरवाजे की तरफ चलने लगी। समीना ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाहर तारीकी थी। उनका घोड़ा वहां से कुछ दूर खड़ा था। उसने शाहपरी को इशारा किया और वो दोनों मकान से निकलकर दबे कदमों घोड़े की तरफ चलने लगी। घोड़ा उन्हें देखकर हिनहिनाने लगा। शाहपरी और समीना ने घोड़े को थपथपाया। दरख्त की शाखों से बंधी हुई उसकी लगाम खोली और उसे लेकर पैदल एक तरफ चलने लगी। मकान से तकरीबन 100 गज दूर निकल आने के बाद वो घोड़े पर सवार हो गई। बाग के बीचों बीच कुछ रास्ता काफी कुशादा था। वो उस रास्ते पर घोड़े को दौड़ाती रही। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। बुढ़िया ने बताया था कि ये कच्चा रास्ता तकरीबन 20 कोस आगे जाकर पक्की सड़क से मिल जाता था, जहाँ एक छोटी सी बस्ती भी थी। वो रात का आखिरी पहर था। वो उस कच्चे रास्ते पर घोड़ा दौड़ाती रही और बिलाखिर जब रात की तारीकी छटने लगी तो वो पक्की सड़क पर पहुंच गई। बस्ती उस सड़क के दूसरी तरफ थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा तारी था। बस्ती के लोग ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। अलबत्ता वो जैसे ही पक्की सड़क पर पहुंची, आवारा कुत्तों ने भौंककर उनका इस्तकबाल किया। बुढ़िया ने बताया था कि उस बस्ती से करमाबाद और बराकी के लिए बसें भी मिल सकती थीं, लेकिन उन दोनों के ख्याल में किसी बस के इंतजार में रुकना खतरे से खाली नहीं था। बाग में वाक़े वो मकान 20 मील ही के फासले पर तो था। सुबह होते ही उस बुढ़िया को अपने बेटे के कत्ल का पता चल जाएगा। हो सकता है इस दौरान कोई और भी उस मकान तक पहुंच जाए।
और फिर कत्ल की इत्तला उस बस्ती तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसलिए इस बस्ती में रुकना उन दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं था। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ से किस तरफ जाना चाहिए। कुत्ते भौंक भौंक कर उनकी तरफ लपक रहे थे। चंद गज आगे बस्ती की तरफ जाने वाली एक कच्ची सड़क के किनारे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर फारसी में करमाबाद और बराकी के नाम लिखे हुए थे। उनके नीचे फासला और तीरों के निशान भी थे। बराकी के नीचे तीर का निशान बाईं तरफ था। समीना ने बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा, करमाबाद की तरफ जाना तो मुनासिब नहीं होगा, मेरा ख्याल है इस तरफ चला जाए। शाहपरी ने कहा, हाँ चलो। कुत्ते कुछ देर तक उनका पीछा करते रहे, फिर वापस चले गए। वो दोनों सड़क के किनारे कच्ची जमीन पर घोड़ा दौड़ाती रहीं। दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने घोड़े की रफ्तार कम नहीं की थी। सड़क के दोनों तरफ सब्जा था। जा बजा छोटी छोटी नदियां भी नजर आ रही थीं। सूरज तुलू हो रहा था। धूप की रुपहली किरणें हर तरफ फैल रही थीं। अब इक्का दुक्का आदमी भी खेतों में नजर आ रहे थे। उन्होंने एक जगह घोड़ा रोक कर नदी से पानी पिया और फिर आगे रवाना हो गई। धूप फैल चुकी थी। सूरज सर पर आ गया था। सामने से एक बस आते देखकर उन्होंने घोड़ा रोक लिया। कुछ देर के बाद बस उनके करीब से गुजर गई तो उन्होंने दोबारा घोड़ा आगे बढ़ा दिया। शाहपरी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें सड़क से जरा हट कर चलना चाहिए ताकि दूसरों की नजरों में ना आ सकें। मशवरा मुनासिब था। समीना ने फौरन ही घोड़ा सड़क से उतार दिया। वो सड़क से तकरीबन 50 गज के फासले पर चलती रहीं। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा था कि सड़क उनकी निगाहों से ओझल न होने पाए। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गईं। ये बस्ती सड़क से जरा हट कर वाक़ थी और चंद घरों पर मुश्तमिल थी। उन्होंने रुक कर मशवरा किया और बस्ती में दाखिल हो गईं। बस्ती के लोग मेहमान नवाज थे। एक आदमी उन्हें अपने घर ले गया। घर की खवातीन ने उनकी बड़ी आवभगत की और उनके लिए नाश्ता तैयार कर दिया। उनका ख्याल था कि नाश्ते के थोड़ी देर बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगी। वो अभी कहवा पी रही थीं कि एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुआ। वो मुश्तबा नजरों से उनकी तरफ देख रहा था, फिर अपनी माँ से सरगोशियां करने लगा। उसकी माँ के चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात उभर आए थे। चंद मिनट बाद एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे जो आदमी कमरे में दाखिल हुए थे, उन्हें देखकर समीना का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो पुलिस वाले थे। समीना ने शाहपरी की तरफ देखा। उसका चेहरा भी धुआं हो रहा था। पुलिस वाले दरवाजे में खड़े चंद लम्हे उनकी तरफ देखते रहे। एक पुलिस वाले ने शाहपरी से चंद सवालात किए और फिर उन दोनों को अपने साथ चलने का इशारा किया। समीना को सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। एक अजनबी मुल्क में पुलिस के हाथ लगने का मतलब वो अच्छी तरह समझती थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से पुलिस वालों के साथ चलने लगी। बाहर एक खटारा सी जीप खड़ी थी। उन दोनों को जीप में बिठा लिया गया और जीप बस्ती से निकलकर सड़क पर उसी तरफ दौड़ने लगी जिस तरफ से वो आई थी। समीना अच्छी तरह जानती थी कि किसी गैर मुल्क, खुसूसन अफगानिस्तान जैसे मुल्क में पुलिस के हाथों पकड़े जाने का मतलब क्या हो सकता है। अफगानिस्तान के बारे में जहां और भी बहुत सी खौफनाक बातें सुन रखी थीं, वहां उसने ये भी सुना था कि दुनिया की बदतरीन जेलें अफगानिस्तान में हैं। कैदियों को जेलों में डालकर इस तरह भुला दिया जाता है जैसे इस दुनिया में उनका कोई वजूद ही न रहा हो। और फिर गैर मुल्की कैदियों के साथ तो बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। कानून तो हर मुल्क में होता है, मगर अफगानिस्तान में उन दिनों कानून नाम का कोई वजूद न था। मुल्क खाना जंगी का शिकार था। रूसियों के जाने के बाद अफगान हुक्मरान इक़्तिदार के लिए जिस तरह आपस में लड़ रहे थे, उसकी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। रोजाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। शहरों के शहर खंडर बन रहे थे, मगर इक़्तिदार की हवस ने हुक्मरानों को अंधा कर रखा था। मुल्क में असलहे की कमी नहीं थी। रूसी फौजी अपने पीछे हर किस्म के असलहे के अंबार छोड़ गए थे, जिन्हें अफगान सियासी लीडर बड़ी आज़ादी से अपने ही लोगों पर इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह अफगानिस्तान कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला था। जो सियासी लीडर जिस इलाके पर काबिज होता, वहां उसका कानून चलता। सरकारी कानून अमली तौर पर खत्म हो चुका था। समीना को यही खौफ था कि उनके साथ न जाने क्या सलूक किया जाए। वो दोनों लड़कियां थीं और वो जानती थी कि दुनिया के हर खित्ते में औरत के साथ क्या सलूक किया जाता है, और जब औरत किसी मामले में मजबूर हो तो उसकी मजबूरी से फायदा भी उठाया जाता है। उस वक्त वो दोनों पुलिस के कब्जे में थीं। वो एक आदमी को कत्ल करके भागी थीं। ये कत्ल उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था, लेकिन पकड़ी गई थीं और समीना जानती थी कि उसके लिए अपनी सफाई पेश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शाहपरी अफगानी थी और उसी इलाके की रहने वाली थी। उसके बाप मुल्ला नसीरुद्दीन के कुछ ताल्लुकात भी होंगे। हो सकता है शाहपरी बच जाए, लेकिन खुद उसका बचना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। करमाबाद और उससे पहले उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी अखबार नवीस बताया था। हो सकता है पहले मिलने वाले लोगों ने उनकी बात का यकीन कर लिया हो, लेकिन अब वो पुलिस के हत्थे लग गई थी।
उसके पास न पासपोर्ट था न किसी और किस्म के कागजात। पुलिस यकीनन ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि वो दर हकीकत कौन है, और इस दौरान उसका जो हशर किया जाएगा उसका भी उसे कुछ अंदाजा था। समीना इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी और जीप मुतवस्सत रफ्तार से दौड़ रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो उसी बस्ती में पहुंच गए जहां से उन्होंने पक्की सड़क का रास्ता इख्तियार किया था। जीप जैसे ही बस्ती में दाखिल हुई, इधर उधर खड़े हुए लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। जीप 2-3 गलियां घूमने के बाद एक मकान के सामने रुक गई। ये मकान दूसरे मकानों से कुछ मुख्तलिफ था। उसकी दीवारें ऊंची और दरमियान में एक गेट बना हुआ था। गेट के सामने एक पुलिस वाला ऑटोमेटिक राइफल कंधे पर लटकाए खड़ा था। जीप पर सवार पुलिस वाले नीचे उतर आए। उन्होंने शाहपरी और समीना को भी पकड़कर नीचे खींच लिया। शाहपरी ने चीख कर फारसी जबान में कुछ कहा और झटके से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर पुलिस वाले ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शाहपरी चीख उठी। समीना ने भी दूसरे पुलिस वाले से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर शाहपरी का हशर देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका हाथ किसी आहनी शिकंजे में कसा हुआ हो। पुलिस वाले उन्हें खींचते हुए गेट के अंदर ले गए। समीना ने पीछे मुड़कर देखा तो उस मकान के सामने बहुत से लोग जमा हो चुके थे। गेट के आगे मुख्तसर सा सहन था और उसके आगे बरामदा। वो बरामदे में पहुंचकर एक कमरे में दाखिल हो गए। ये मकान भी बस्ती के दूसरे मकानों की तरह कच्चा ही था। कमरे का फर्श भी कच्चा था। सामने ही एक मेज रखी हुई थी, उसके पीछे एक कुर्सी थी। दाईं तरफ दीवार के सामने एक बेंच पड़ा हुआ था। कमरे में पहुंचकर पुलिस वालों ने उनके हाथ छोड़ दिए। समीना और शाहपरी ने बेंच पर बैठना चाहा तो एक पुलिस वाले ने उन्हें डांट दिया और दूसरी तरफ दीवार के साथ खड़े होने का इशारा किया। वो दोनों इंतहाई खौफजदा थीं। दीवार के करीब खड़ी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कुछ ही देर के बाद वही पुलिस वाला अंदर आ गया जो उन्हें पकड़ कर लाया था। वो उस पुलिस चौकी का इंचार्ज था। उसने कमरे में खड़े हुए एक पुलिस वाले से कुछ कहा। वो सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। चंद मिनट बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक लंबा तड़ंगा आदमी भी था। उसकी उम्र 55 के लगभग रही होगी, लेकिन काठी अब भी खासी मजबूत नजर आ रही थी। वो कमरे में दाखिल होते ही खूंखार नजरों से उनकी तरफ देखने लगा और फिर वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, पुलिस वाले ने उसका रास्ता रोक लिया और बाजू से पकड़कर बेंच पर बिठा दिया। वो अब भी समीना और शाहपरी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो गुस्से से हौले हौले कांप रहा था। पुलिस चौकी के इंचार्ज उमर खान ने पहले उस अधेड़ उम्र आदमी की तरफ देखा, फिर उन दोनों की तरफ देखने लगा। आखिर में वो शाहपरी के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, इस शख्स को जानती हो? शाहपरी ने नफी में सर हिला दिया। बोली, नहीं। उमर खान ने कहा, ये उस नौजवान सादुल्लाह का बाप है जिसे तुम दोनों ने कत्ल किया है। शाहपरी ने कहा, हमने किसी को कत्ल नहीं किया। उमर खान उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, क्या कल रात तुम दोनों अखरोटों वाले बाग में वाक़े मकान में नहीं रुकी थी? सादुल्लाह की माँ ने तुम दोनों को पनाह दी, तुम्हें खाना खिलाया, सोने के लिए जगह दी और उसका सिला तुम लोगों ने ये दिया कि उसके जवान बेटे को मौत के घाट उतार दिया। शाहपरी ने चीख कर कहा, हमने किसी को कत्ल नहीं किया। हम रात को उस मकान में ठहरी जरूर थी। उस बुढ़िया ने हमें अपने घर में सोने की जगह दी थी, मगर सादुल्लाह ने हमें वहां से उठाकर दूसरे मकान में पहुंचा दिया। हम वहां सो रही थी कि रात के पिछले पहर शोर की आवाज सुनकर हमारी आंख खुल गई। बुढ़िया का बेटा हमारे कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे ही 2 आदमी और भी कमरे में आ गए। वो गालिबन उसके दोस्त थे। वो तीनों हमें माले गनीमत समझकर हमारी इज्जत से खेलना चाहते थे। बुढ़िया के बेटे का एक दोस्त पहले इस लड़की की तरफ बढ़ा, जबकि बुढ़िया का बेटा इस लड़की पर पहल करना चाहता था। इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो गया। वो दोनों एक तरफ थे और बुढ़िया का बेटा एक तरफ। हम इंतहाई खौफजदा थीं। उनकी लड़ाई से फायदा उठाकर हम वहां से भाग निकली। हमारे बाद अगर बुढ़िया के बेटे को कत्ल कर दिया गया तो हमें नहीं मालूम कि उसका कातिल कौन है। हम तो डर के मारे वहां से भागी थी। उमर खान चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर सादुल्लाह के बाप से बातें करने लगा। शाहपरी और उमर खान में सारी गुफ्तगू फारसी जबान में हुई थी और समीना के पल्ले एक लफ्ज भी नहीं पड़ा था। उमर खान को बूढ़े से बातें करते पाकर शाहपरी समीना की तरफ झुक गई और सरगोशी करते हुए टूटी फूटी उर्दू में उसे बताने लगी कि उसने पुलिस को क्या कहानी सुनाई है, वो भी यही कहानी सुनाए। समीना उसकी जहानत पर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। वो कनखियों से पुलिस ऑफिसर उमर खान और उस बूढ़े की तरफ देखने लगी। उमर खान की बातें सुनकर बूढ़ा भड़क उठा। वो तेज तेज लहजे में कुछ कह रहा था। समीना ने सरगोशी में शाहपरी से पूछा, ये क्या कह रहा है? शाहपरी ने सरगोशी में कहा, यह कह रहा है कि सादुल्लाह रात को अकेला ही बस्ती में वापस गया था और उसके साथ उसका कोई दोस्त नहीं था, और ये कि उसका बेटा इतना बेगैरत नहीं था कि घर में मेहमान खवातीन की तरफ बुरी नजरों से देखता। समीना बोली, इसके बेटे के बेगैरत होने में कोई शुबा नहीं है। अगर गैरत वाला होता तो वाकई किसी औरत की तरफ आंख उठा कर न देखता। शाहपरी ने सरगोशी की। बोली, अब ये पुलिस ऑफिसर इस बूढ़े को जाने का कह रहा है, इसके बाद वो हमसे तफ्तीश करेगा।
वो बूढ़े से कह रहा है कि अगर ये लड़कियां वाकई कातिल साबित हुई तो छोड़ेगा नहीं। चंद मिनट के बाद बूढ़ा चला गया। पुलिस ऑफिसर उमर खान एक बार फिर समीना और शाहपरी की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो शाहपरी के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम कौन हो और इस बाग में कैसे पहुंची थी? शाहपरी बोली, मैं करमाबाद के मुल्ला नसीरुद्दीन की बेटी हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुनकर उमर खान चौंक गया। उसने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, मुल्ला नसीरुद्दीन की बेटी, तुम करमाबाद से इस बाग में कैसे पहुंची और ये लड़की कौन है? शाहपरी बोली, 2 रात पहले हमारे गांव पर मुजाहिदीन के किसी गिरोह ने हमला किया था। गांव के बहुत से लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग खड़े हुए। हम लोग भी जानें बचाने के लिए भागे थे, लेकिन मैं रात की तारीकी में रास्ता भटक गई। कल ये भी मुझे पहाड़ों में मिल गई। ये भी रात की तारीकी में रास्ता भटक कर पहाड़ों की तरफ निकल गई थी। उमर खान समीना की तरफ देखने लगा। बोला, ये कौन है? शाहपरी ने बताया, ये पाकिस्तानी है, अखबार नवीस। इसके साथ 2 आदमी और भी हैं। 2 दिन पहले ये भी हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए थे। जब गांव पर हमला हुआ तो ये भी हमारे घर में मौजूद थे और हमारे साथ ही वहां से भागे थे। रात की तारीकी में ये भी मेरी तरह रास्ता भटक गई। इत्तेफाक से ये मुझे पहाड़ों में मिल गई और हम रास्ता ढूंढते हुए इस बाग में पहुंच गए जहां इस औरत ने हमें पनाह दी। लेकिन इसके बेटे की नीयत खराब हो गई और अपने दोस्तों के हाथों मारा गया। उमर खान ने कहा, यह तो बाद में पता चलेगा कि वो किसके हाथों मारा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन कहाँ है? शाहपरी ने कहा, हम करमाबाद से भागकर बराकी जा रहे थे। हमारी गुमशुदगी पर वो लोग यकीनन परेशान होंगे और हो सकता है हमें तलाश कर रहे हों। उमर खान ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगा। उमर खान ने पुलिस वालों को इशारा किया। पुलिस वाले उन्हें कलाइयों से पकड़कर दफ्तर से बाहर ले आए। दफ्तर के पिछली तरफ एक छोटी सी जेल बनी हुई थी। 4 कमरे थे जिन पर सलाखों वाले दरवाजे लगे हुए थे। एक कोठरी में 2 कैदी थे। वो दोनों दरवाजे की सलाखों से लगे बैठे थे। वो दोनों अधेड़ उम्र थे। बेतहाशा बड़ी हुई दाढ़ियां, बिखरे हुए बाल और मैले चीकट लिबास। उनके चेहरों पर भी मैल जमी हुई थी। लगता था जैसे उन्होंने महीनों से मुंह न धोया हो। उन दोनों को देखकर उनमें से एक कह लगाने लगा जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो। समीना को उनके साथ वाली कोठरी में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया। ये जानकर समीना की रूह फना हो गई कि इस कोठरी में उस अकेली को ही बंद किया जा रहा है, जबकि शाहपरी को उसके साथ वाली कोठरी में बंद किया गया था।